कर दो। नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान देना है कि मैं बार बार कहते जा रहा हूं कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, या जो क्वांटम केमिस्ट्री है, हायर मैथमेटिक्स को यूज करती है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी चीज के दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, एक क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होता है और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम वैल्यू की बात करेंगे। जैसे सपोज करो कि हम कह रहे हैं कि आपके घर से आपका नानी का घर 5 किलोमीटर दूर है, तो हम आपको रिटर्न में दे रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सामने वाली गली से जाओ, आगे लेफ्ट होना, लेफ्ट के बाद राइट होना, राइट के बाद फिर लेफ्ट होना, आगे जाना तो आगे तुम्हारे नानी का घर मिलेगा। ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्वांटिटी नहीं बताते कि ये 5 है कि 4 है कि 5.9 है कि 4.9 है। ये एग्जैक्ट हम ये बात नहीं करते। हम बस लेफ्ट राइट मुड़ लो, इससे क्या होगा, तुम पहुंच जाओगे। तो मेन तो देखो दोनों में हम यही है कि आपको जाना कहाँ था, नानी के घर। लेकिन ये वाला टर्म थोड़ा अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप खुद करके भी देखते हो कि हाँ यार वो सही कह रहा था, 5 ही किलोमीटर चले हम पहुंच गए। और ये तो पता नहीं कहाँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट घुमा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये क्वांटम पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत हायर क्लास की मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 12th लेवल का तो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपके पास क्या है कि अभी आप 11th में हो, तो आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है। तो मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखेंगे। बात समझ में आई? उससे हम ये समझ लेंगे कि हाँ ये जो कह रहे हैं वैसा होता होगा, अगर सॉल्व करेंगे तो होता होगा। कभी कभी आप पूछ सकते हो कि सर सॉल्व करेंगे क्वांटम तो में आएगा कि नहीं। कैलकुलस यूज होता है क्या? हम्म, क्वांटम इसमें में कैलकुलस यूज होता है हाँ क्या? कैलकुलस, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और उससे भी हायर लेवल थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, तो वो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो ये चीजें हम थोड़ा सा स्किप करके चल रहे हैं। लेकिन इसका मेन मोटो क्या है और इससे क्या निकल के आएगा, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि लेफ्ट राइट मुड़ो, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? अपने नानी के घर। तो नानी के घर जब आप फाइनली पहुंच जाते हो तो वहां आपकी आवभगत होती है और आप खुश हो जाते हो कि हो देखो हम तो पहुंचाए। ठीक है, तो मेन वही है कि मेन इससे जो निकल के निष्कर्ष आएगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, देखो, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो शॉर्टकमिंग थी बोहर की, उसको इंप्रूव करने के लिए नया मॉडल दिया गया और उसे कहा गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये मॉडल दो चीजों पे बेस्ड है। एक तो डिवल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें इन दोनों को फिर से समझना है और फिर उसके बाद फिर से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को भी समझना है कि व्हाट एक्चुअली क्वांटम वांट टू से, क्वांटम हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अभी देखो हमने आपको बताया कि जो लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों की बात हम पीछे कर चुके हैं। तो यहां से तो क्लियर है कि ड्यूअल नेचर है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एटम है उसके पास भी ड्यूअल नेचर होता है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहली बार फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगलाई 1924 में इन्होंने प्रपोज किया कि जो मैटर है, ठीक है, वो रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी आप देखते हो कि जो आइंस्टीन का फार्मूला E बराबर mc², इसमें कहते हैं ना कि मास को इतनी वेलोसिटी से फेंक दो, इतनी वेलोसिटी से रोटेट कर दो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए वो मास। यही तो मास है और ये तो वेलोसिटी है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्जन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहा अपने टाइम का। और बहुत जगह देखते हो कि आइंस्टीन को फेमस करने के लिए इसी फार्मूले को यूज भी किया जाता है, E बराबर mc²। ठीक है, तो इससे भी बढ़िया एक चीज यहाँ पे है कि डी ब्रोगलाई ने क्या किया कि ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर किसी भी मैटर में कैसे हैं, इसको रिलेट कर दिया। बात समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं या बुक क्या कहना चाह रही है? इन्होंने कहा
कि अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल के पास मेनली क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम करेस्पॉन्ड टू पार्टिकल नेचर, ठीक है, ये है पार्टिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ रिस्पॉन्स फॉर वेव नेचर। भाई वेव होगी तो वेवलेंथ तो होगा ही होगा ना। वेव अगर हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं तो एक वेव की लेंथ को ही तो वेवलेंथ कहा था हमने, तो ये तो कम से कम होगा ही, ये तो लैम्डा था। अब बताओ, वेव होगा, वेव करेक्टर, तो वेवलेंथ होगी। तो इसका मतलब वेवलेंथ और मोमेंटम, इन दो चीजों को अगर हम आपस में रिलेट कर दें तो हम कह सकते हैं कि हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को रिलेट कर लिए। क्लियर? यस सर। जैसा कि देखो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट के लिए, हाँ थोड़ा सा जैसा कि मैं आपको इंटरेस्ट के लिए हर साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, तो वैसे ये बुक में दिया है, आप पढ़ भी सकते हो। मैं यहाँ फिर से ब्रोगली के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये फ्रेंच फिजिशियन फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने जो नोबेल प्राइज विन किया था, देखो इन्होंने काम क्या किया ये पहले देख लेते हैं, फिर नोबेल प्राइज। He was awarded Nobel Prize in Physics 1929 for his theory of dual nature। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने ड्यूअल नेचर के लिए ही नोबेल प्राइज विन किया था। क्लियर? और ये प्रोफेसर रहे तो ये सब बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है। इनको नोबेल प्राइज मिला कि नहीं मिला, इससे इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये आपको जरूर देखना है। और नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला ये देखना होता है, ठीक है। हाँ, तो बस दो चीजों को, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाते। तो डी ब्रोगली जो थे उन्होंने क्या किया कि कहा कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा। और जैसे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया इन्होंने, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान पी। और आपको पता है कि पी इज लीनियर मोमेंटम और पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। ये करते हो आप? तो सेम चीज को इन्होंने लिख दिया कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान एम बी। अब यहां से आप देख सकते हो कि अगर हम मास छोटा करते जाएंगे, जितना मास को छोटा करोगे उतनी ही वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब वेव करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये उस टाइम का बहुत ही अद्भुत या फिर बहुत ही स्ट्रेंज इन्वेंशन था। क्यों? क्योंकि पार्टिकल नेचर तो लोगों ने अलग ढूंढा, वेव नेचर अलग ढूंढा, लेकिन रिलेशन देना मुश्किल था। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके दिखा दिया। यही रीजन है कि आज हम इनको पढ़ भी रहे हैं। तो इससे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे ज्यादा हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज है, इस फार्मूले को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सर हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें कि इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर होगा। यस सर होगा। इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 km इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और p को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब दोनों पे स्क्वायर है तो। और एम बी को हम क्या लिखते हैं, p, दैट विल बी p स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब यहां से p निकालो, जब p निकालोगे तो इस स्क्वायर को इस साइड भेज दो, तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये कन्वर्जन आप अपने से भी कर सकते हो, वैसे मैंने करा दिया आपको। ठीक है, तो जहां पे हमारा इक्वेशन था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान पी, इसके जगह हम अब ये भी लिख सकते हैं एच अपान अंडर रूट 2 m के ई लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है,
तो दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो डी ब्रोगली का सबसे बड़ा जो यूज रहा वो क्या रहा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, क्योंकि मास नीचे था। तो यहां से क्लियर है कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा। या फिर दूसरा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m से अगर आप मास को घटा रहे हो तो लैम्डा उतना ही बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही Yes, sir. रीजन है कि जो एटम का मास एमयू में था 10⁻⁻24 kg, अब बताओ अगर इसको इतना छोटा कर दोगे तो वेव करेक्टर कितना बढ़ जाएगा, वेव करेक्टर कितना बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। इसका मतलब Yes, sir. अब जो हम पढ़ रहे थे, जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। कौन सी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको क्लासिकल के अलावा न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटोनियन, क्योंकि ये न्यूटन के द्वारा डेवलप की गई मैकेनिक्स है। तो इसीलिए ये मैकेनिक्स या फिर इसके द्वारा जो रिजल्ट था वो थोड़ा फेल कर गया। थोड़ा सा हम ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि थोड़ा फेल कर गया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा क्यों फेल कर गया, पूरा नहीं फेल किया। क्योंकि देखो रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रहा, तो एक्सपेरिमेंट झूठ नहीं बोलते। हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन माउस थोड़ी झूठ बोलेगा, लैपटॉप झूठ बोलेगा नहीं बोलेगा, ये तो बताएगा कि हम कब से आना है, क्या हम पे प्रोसेसिंग लगी है, लॉग फाइल बताएगी ना। Yes, sir. ठीक है, आपका बिजली का बोर्ड, स्विच, फ्रिज, कोई झूठ बोलता है आपसे? आप फ्रिज में एक बोतल पानी रख दो, फ्रिज झूठ बोलेगा कि नहीं आप तो पानी रखे ही नहीं थे, नहीं ना। तो मशीन नहीं झूठ, मशीन नेवर टेल्स लाई, तो मशीन नहीं बोलती। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो झूठा नहीं है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो चीजों को यूज किया, उनका नॉलेज कम था तो उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज की, इसलिए वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर? तो Yes, अब sir. चीजों को हम देखेंगे क्वांटम के रिस्पेक्ट से। सेकेंड चीज है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, what will be the wavelength of the of a ball of the mass 0.1 kg moving with velocity 10 meter per second? तो ये तो कर लोगे यार, इतना इजी नहीं कर पाओगे। h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना, ये पता है। mv की वैल्यू रख लो, मास 0.1 kg, क्योंकि अब जूल में रखे हो इसको तो मास रख सकते हो kg में। mks है, mks है ना, जूल mks यूनिट है कि Yes, नहीं, sir. Yes, sir. SI यूनिट है कि नहीं, बोलो। फिर Sir, किलोग्राम भी है और इधर मीटर पर सेकंड भी है, तो इसको भी रख लो 10 मीटर पर सेकंड और इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ आंसर दिया है क्योंकि ये तो सॉल्व क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ दिया है, देखो सेम वैल्यूज रखी गई है, कर लोगे, सेम वैल्यूज है। ठीक है, क्योंकि ये 0.1 है, ये 10 है, जब करोगे मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये इतनी वैल्यू रह जाएगी। क्लियर? अब देखो यहां से हम आपको बता सकते हैं कि अगर 0.1 kg का मतलब क्या है, आप खुद बताओ। 0.1 kg का मतलब है 100 ग्राम, यही ना। 100 ग्राम का अगर ऑब्जेक्ट है, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। इसका मतलब अगर हम मास और छोटा करते जाएं, चलो अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है इतने जूल, कैलकुलेट वेवलेंथ। ये कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, ये वाला कन्वर्जन हमने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे वेलोसिटी रखा है, आप काइनेटिक एनर्जी भी रख के निकाल सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया था, मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया था ना। चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको, Yes, sir. ये भी बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, यह हमारा इक्वेशन आया था, अगर आपको याद हो, P इक्वस टू 2m के ई, इक्वेशन हमारा ये आया था अंडर रूट, ये आया था। P को एक्सप्लोर कर दो, P को एक्सप्लोर कर दो m इंटू बी में, ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के ई काइनेटिक एनर्जी। V को निकालना है, m को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के ई, और यहाँ पे आ जाएगा m, 1/m, 1/m आएगा। इस m को जब इसके अंदर ले आओगे
अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज ले आते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है ऑटोमेटिक, ये चीज पता है? यस सर। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, इस स्क्वायर से m को कट कर दो तो यहाँ जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपको 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m अंडर रूट में, ठीक है। और इस अंडर रूट को तो आपको पता है कि अंडर रूट को हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके, जो भी चीज है उसके पावर 1/2, अंडर रूट का तो यही मतलब है ना, कर सकते हो? नहीं समझ में आया कोई एक भी स्टेप तो बताओ, कहाँ पे नहीं आया? सर आ गया। आ गया? यस सर। तो यहां से आप वेलोसिटी यूज कर लो, ठीक है, वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालने के बाद इस वेलोसिटी की वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, या फिर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी यूज कर लो, P बराबर mv की जगह, जो मैंने पहले फार्मूला बताया था, ठीक है, वो भी रख लो। h की वैल्यू सेम, देखो यहां से वेलोसिटी निकाला तो वेलोसिटी आ गई 812 मीटर पर सेकेंड, ये पूरे पैरामीटर्स रख दिए। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 896.7 नैनोमीटर। अब देखो ये वेवलेंथ सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है, और मैं आपको बताऊं तो जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज का जो लेंथ था वो था 400 से 750। अब बताओ मुझे, यस सर। सर ये पढ़ाया है? सर ये इतने विजिबल में नहीं नैनोमीटर, आएगा। इतने नैनोमीटर, यही ना? इसका मतलब यस इससे सर। थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा आगे चले गए ना, 896 750 से आगे चले गए। इसका मतलब इसमें वेव करेक्टर है, साफ साफ दिख रहा है, काफी है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी ठीक ठाक है। बोलो, यस सर। ठीक है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ भी काफी है। तो अब ये क्वेश्चन भी आप इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन में वेव करेक्टर ज्यादा है, तो पार्टिकल वाले जो इक्वेशन हम लगा रहे थे वो से थोड़ा हट के अब हमें बात करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद ये वेवलेंथ आईआर मास। बेस में चला जाएगा ना? ये वाला कर लोगे, ये छोड़ दूं? वैसे देखो सर सॉल्यूशन दे लास्ट रखा है। क्वेश्चन का था 896.7 वाला, वो आईआर बेस में चला जाएगा ना? हाँ, ठीक है, ये छोड़ दूं? यस सर, छोड़ दो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो 1927 में ही एक तरफ, आगे हम पढ़ाएंगे श्रोडिंगर की बात, श्रोडिंगर एक तरफ, श्रोडिंगर और दूसरी तरफ हाइजेनबर्ग, ये दोनों लोग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। बेसिकली ये दोनों साथी ही थे और इनमें हो गई लड़ाई, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग में हो गई लड़ाई। तो हाइजेनबर्ग क्या किए कि श्रोडिंगर का साथ छोड़ के आइंस्टीन का ग्रुप ज्वाइन कर लिए, ठीक है, किसका ग्रुप ज्वाइन कर लिए? आइंस्टीन का। तो हाइजेनबर्ग भी क्वांटम डेवलप कर रहे थे, ये भी क्वांटम डेवलप कर रहे थे, ठीक है, और श्रोडिंगर भी डेवलप कर रहे थे, ये भी डेवलप कर रहे थे क्वांटम, और ये भी डेवलप कर रहे थे, दोनों लोग कर रहे थे। लेकिन जब ये अलग हो गए तो अलग होने के बाद जो इन्होंने डेवलप किया उसमें थोड़ा सा अंतर रहा। थोड़ा सा अंतर क्या रहा कि इनका जो डेवलपमेंट रहा ये थोड़ा टफ है, ठीक है, टफ का मतलब समझ रहे हो, हार्ड है, ठीक है। इनका जो यस डेवलपमेंट सर। रहा ये मैट्रिक्स बेस रहा। आप पढ़ोगे मैट्रिक्स, 11th या 12th में होगा मैट्रिक्स, रो और कॉलम्स के रूप में लिखी जाती हैं चीजों को। तो इनका जो डेवलपमेंट रहा ये थोड़ा मैट्रिक्स को लेके ज्यादा रहा, और श्रोडिंगर का जो डेवलपमेंट रहा ये इजी रहा, ये इजी वे में इन्होंने सेम चीज को डेवलप किया, ठीक है, ये इनका इजी रहा, इजी वे में इन्होंने वेव इक्वेशन ही ली लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं था, बात समझे? तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो ये सबको यही चीज पढ़ाई जाती है। अगर आप चाहो तो इनका वे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनका वे ट्राई कर नहीं करो, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट था दोनों के सेम थे, तो इसलिए जो इजी है वो वाला हम लेके ज्यादा चलते हैं, क्योंकि अगर दोनों के यस सर। रिजल्ट सेम आ रहे हैं
तो हम उसी को फॉलो करेंगे, आपको बताएंगे जो इजी होगा। ठीक है, मैट्रिक्स आपने आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग का मुश्किल था। हाइजेनबर्ग का मेनली मुश्किल था। ठीक है, कह सकते हो कि आइंस्टीन का भी। ठीक है, सर लेकिन आपने दोनों कहा के ना आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग मिल गए थे। ये मिल गए थे, लेकिन डेवलप तो हाइजेनबर्ग ही कर रहे थे ना। मेन कंट्रीब्यूशन हाइजेनबर्ग का है क्वांटम में। ठीक है, आइंस्टीन का भी है, लेकिन इनका नाम नहीं आता, क्योंकि अभी इन दोनों लोगों को तो हमने हटा ही दिया कि इनका पढ़ना ही नहीं। तो आपको जो पढ़ना है वो श्रोडिंजर 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 पढ़ोगे, बार बार श्रोडिंजर का ही नाम आएगा। क्लियर? लेकिन यस एक सर। जो कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग दिए, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये आपको उनका छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? छोटा सा कंट्रीब्यूशन। जर्मन फिजिक्स थे, 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। ठीक है, विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और रेडिएशन से लेता हुआ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। अब इनका कॉन्सेप्ट है क्या, ये देखो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आपसे पूछा जाता है 99% नाम से पूछा जाता है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन्होंने कहा it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। इन्होंने कहा कि पोजीशन मतलब x की वैल्यू और मोमेंटम मतलब p की वैल्यू। ठीक है, p या p इक्वल्स टू mv, इन दोनों की वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ना, साथ। एक यस साथ हम सर। नहीं निकाल सकते। अब इसका आधार भी देखो, आधार इसीलिए है कि हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या एटम है उसमें वेव करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि पार्टिकल की तरह चले तो पार्टिकल की तरह ये इस तरीके से चलेगा, लेकिन वेव की तरह ये कैसे चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा। आगे तो देखो बढ़ रहा है, दोनों केस में आगे बढ़ रहा है, इस केस में भी आगे बढ़ रहा था, इस केस में भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन वेव के करेक्टर में क्या बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, वेव फॉर्म में बढ़ रहा है ना। एक्स ही डायरेक्शन में, अगर ये एक्स एक्सिस लिया है तो एक्स ही के डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लिनियरली बढ़ रहा था और ये वेव के नेचर में बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेव के फॉर्मेट में होती है, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देता हूं चीजों को, थोड़ा सा आगे से, यहां से आगे का कॉन्सेप्ट यूज करके जो आपको माइंड में आगे मैं बिल्ड कराऊंगा उसको देखो। बेसिकली ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपने पढ़ा कि एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हमें बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन तो करेगा नहीं, सर्कुलर ही करेगा लेकिन इस तरीके से करेगा, वेव के फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखो ऐसे बढ़ा, लेकिन अगली बार जब ये बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो उसी रास्ते को फॉलो करे जहां पे ये था। देखो रास्ता चेंज, बढ़ उसी रास्ते से रहा है, बढ़ रहा है। अब हमें यस बताओ सर। कि इस पर्टिकुलर इस टाइम पे हम यहां से न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस मतलब रेडियस मेजर करना चाह रहे थे। इस टाइम पे एक जगह ये यहां मिल रहा है, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ उसी टाइम पे यहाँ भी मिल रहा है, मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते तो हैं फिर ये कि अगर कैसे पॉसिबल है? मान लो हम पोजीशन कहेंगे कि पोजीशन ये वाला सही है, तब तो रेडियस ये वाली सही नहीं है, ये वाली रेडियस यहां से लेनी चाहिए थी। बात समझे? यस सर। तो इसी चीज को इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया था। सेम चीज को इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था। तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो आप देखो इनका आगे स्टेटमेंट और थियरी मैंने दोनों आपको बता दिया। नेक्स्ट। सर बट ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही इलेक्ट्रॉन सेम टाइम पे दो जगह पर है? ऐसा है ना कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सेकंड में भी अगर आप ये कहो कि इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कितना आप बोल रहे हो, 3 इंटू 10⁻8। हाँ 10⁻8 मीटर पर सेकंड, इतना मीटर एक सेकंड में तय कर रहा है। अब इतना 10⁻8 का मतलब समझते हो कितने किलोमीटर हो गया, एक सेकंड में जा रहा है। यस सर। अब छोटा सा, इतना सा छोटा सा न्यूक्लियस है, इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा, कितना 10⁻−15 के रेंज का।
ये 15 मीटर के रेंज का न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी छोटी सी पिकोमीटर के रेंज में, देखा था ना बोहर रेडियस 0.529 पिकोमीटर, याद है? इसके रेंज की पिकोमीटर के रेंज की रेडियस है ये। अब ये सोचो इतने पिकोमीटर की डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करने में कितना सेकंड लगेगा? एक भी सेकंड नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। क्या लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। और आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड पे मेजर करोगे कि इस सेकंड पे मेजर करते हैं, बात समझे? इस सेकंड के लिए मेजर करोगे तो घूम के कई चक्कर आ चुका होगा वहां पे। सर फिर सेकंड के टाइम में तो फिर एक से काफी अब ज्यादा हो हाँ, जाएंगे, अब ये कह सकते हो कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर हम जाके बात करें तब ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा नहीं हम मेजर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर मेजर करोगे तब पता चल सकता है, लेकिन वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेजर करने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो अभी भी जो थियरी है वो यही कहती है कि ये अनसर्टेन है, मतलब साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, और मेजर करेंगे भी उस लेवल पे जाके तो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि जो पोजीशन में चेंज होगा और जो मोमेंटम में चेंज होगा, ये x है इसलिए यहां x लिखा गया, x की डायरेक्शन में, वो इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई के होगा। देखो जहां जहां h आ रहा है वहां वहां क्वांटम है, आपको मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, मतलब पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा h/4 पाई के। क्लियर? जो है मोमेंटम को आप क्या कहते हो, P = mv। आप इसको अगर डेल्टा लगा दो तो मास तो डेल्टा हो नहीं सकता, तो डेल्टा वी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, इसको हमने चेंज कर दिया, दैट इज डेल्टा mvx। और मास डेल्टा नहीं लेता क्योंकि मास तो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमारा मास 70 kg तो 70 kg, वेलोसिटी मतलब स्पीड हमारी घट बढ़ सकती है, तो ये बदलने वाली है, तो डेल्टा कौन लेगा? vx। अब इस मास को इधर चेंज कर दो तो ये हो जाएगा h/4 पाई m, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा या ग्रेटर होगा h/4 पाई m के। क्लियर? सर एक बार फिर बताना। ये तो हमने केवल फार्मूलेशन कर दिया कि मोमेंटम को P = mv लिख दिया। ठीक है, हमने कहा कि वेलोसिटी क्या है, चेंज होने वाली वैल्यू है, वेरिएबल है, मास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस केस में हम कह देंगे कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मेनली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर तो करता है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी पे ज्यादा डिपेंड करेगा। यस सर। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में जब तोड़ा, सॉरी जब इस पे हमने डेल्टा अप्लाई किया तो ये डेल्टा कौन लेगा? वेलोसिटी लेगी, मास नहीं लेगा। तो ये मास कांस्टेंट है तो मास को इस साइड भेज दो, तो मास आ जाएगा नीचे, डाउन द वर्ड आ जाएगा मास। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अब ये देखो यहां से नया स्टेटमेंट बन गया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन h/4 पाई m। क्लियर? सर क्या बोला, एक बार फिर बोलना। ये तो मैंने इसको बस रीड कर दिया बच्चे, यहाँ ओके लिखा सर। है, हाँ यहाँ पे लिखा क्या है, सर। ये डेल्टा x मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा vx अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वेलोसिटी, Vx, देयर मल्टीप्लिकेशन मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई m। बोलो। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा बहुत सारी चीजें इन्होंने कहने की बात कही है कि भाई अगर आप इसको पढ़ोगे और आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आपको थोड़ा ब्लर जैसा पिक्चर दिखेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बात समझे? ये कह रहे हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं आप इससे समझ नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा इसमें और अपने से पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें। ठीक है,
लेकिन हम जो मेनली एग्जाम्पल वाला सेक्शन है उसे आपको बता देंगे यहां से, सिग्निफिकेंस वाले से। अब यहां से जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई जो हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे थे वो सही कह रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत में। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखेंगे तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसमें एक पार्टिकल लेंगे थोड़ा वजनदार और एक कम वजनदार ले लेंगे, या कह लो एक बड़ा पार्टिकल ले लेंगे एक छोटा पार्टिकल, तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो इसका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज है वो देखते हैं। इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ आर ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर अदर सिमिलर पार्टिकल। तो ये किस चीज पे काम करता है बेसिकली, या किस चीज को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो डेफिनिट होगी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी किसे कहते हैं, जैसे हम जिस रास्ते से जा रहे होते हैं ना, उस रास्ते के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को मेजर किया जाता है, तो उन पॉइंट्स को कहते हैं ट्रेजेक्टरी। मतलब हम किन किन कोऑर्डिनेट से पास हुए हैं, किस रास्ते से पास हुए हैं, वो पाथ को ही कहा जाता है ट्रेजेक्टरी। क्लियर, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तब वहां पे आपको ट्रेजेक्टरी आएगा, पढ़ा है अभी फिजिक्स में। सर एक बार फिर बता दो, फिर से ये बताना। मैंने कहा कि जो ट्रेजेक्टरी वर्ड है, ट्रेजेक्टरी वर्ड कहते हैं जिस रास्ते से हम चलते हैं उस रास्ते के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। जैसे हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना पॉइंट पॉइंट पे, इसे कहेंगे इसके इस पॉइंट्स को, क्योंकि अगर हम इस रास्ते को देखें तो ये रास्ता पॉइंट 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 से मिलके बना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला तो रास्ता बन जाएगा। बताओ, यस सर, यस सर, यही ना, यस तो सर। इसी को कहा जाता है छोटे बेसिकली छोटे ट्रेजेक्टरी। सीधे सीधे पॉइंट्स पे। हाँ, तो इसी पॉइंट्स को कहा जाता है ट्रेजेक्टरी। क्लियर, यस सर। कवलजीत, कवलजीत यस सर, समझ आ गया। आ गया ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस में मैंने ये चीज आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक थोड़ा मैसिव ले लेंगे और एक कम मैसिव ले लेंगे, वहां से समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लेजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम जितना छोटे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप जितना छोटे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उतना ही ये प्रिंसिपल काम करेगा। अगर हम बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें, बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें तो उस पे इसका इफेक्ट कम से कम दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब सेम है यस सर। कि जो हम डी ब्रोगली का इक्वेशन पढ़े हैं वो भी यही कहता है कि अगर आप मास बढ़ा दो तो पार्टिकल करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और मास छोटा कर दो, साइज छोटी कर दो, एकदम छोटा कर दो, तो वेव करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ उसी तरीके की बात ये कर रहा है। तो चलो यहाँ पे हम दो तरह का, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो अनसर्टेनिटी हमें निकालना है, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया मिलीग्राम में। 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, ये मैंने आपको पढ़ाया है और इस पुराने वीडियो में पढ़ा है। आप जहां आपको जब मैंने पढ़ाया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, याद करो, ये मैंने कराया था, स्पेशली कराया था। कहा था जितने रास्ते में इधर से जाएंगे, जितने रास्ते में 10 होगा उससे डिवाइड कर देंगे, याद है, बिग स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, याद है बच्चों, हमारे यस सर, बच्चे याद है। गए, याद है ना। अब देखो अगर हम मास इतना ले लें, माइक ऑन नहीं हो रहा था। अब मास इतना ले लें अगर 10⁻⁻⁶, तो वेलोसिटी और उसके पोजीशन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। मिलीग्राम में ऑब्जेक्ट है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना है 10⁻⁻⁶। सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा किस रेंज में, 10⁻28 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, ये आएगा।
तो हमें मेन क्या देखना है, किसकी वैल्यू देखना है, 10 टू द पावर -28। ये रिजल्ट याद रखोगे, क्या रखोगे, 10 टू द पावर -28 वैल्यू आई है, ठीक है। यस सर। अब देखो हाइजेनबर्ग भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए इन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता था। तो यहां से देखो थोड़ा सा, वर्नर हाइजेनबर्ग रिसीव्ड पीएचडी इन फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मनिच, ठीक है। फिर बाद में ये नील्स बोर के साथ कोपेनहेगन में भी काम किया, ठीक है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट वहां पे भी रहे। ही वाज ए कंप्लीट माउंटेन क्लाइंबर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1932 का, ठीक है। बोलो। सर नील बोर इंडिया का था ना? कौन? नहीं, कोई इंडिया का नहीं था, नील्स बोर इंडिया के नहीं नील थे। बोर। हाँ, इंडिया के नहीं थे, ये तो मैंने बताया आपको यार, भूल गए, ठीक है। ये सेकेंड सर वर्ल्ड कहाँ के थे? वार में, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में एटॉमिक बम, वर्ल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हाइजेनबर्ग वाज चार्ज ऑफ जर्मन रिसर्च एटॉमिक बम बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो काफी ये सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से नो सर, सर नील बोर इंडिया का सर। 45 के बीच हुआ था। तो ये तो काफी आगे की बात है, हम तो 1927 अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इनको छोड़ देंगे, ठीक है। 1927 में ही हम देख रहे हैं इनका रिसर्च। नहीं भाई, नील्स बोहर, बोहर है ये, इंडिया का नहीं है। आप पीछे जाके देखो एनसीईआरटी पलट के। चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस बहुत छोटा हो, जिसमें हम मान लेते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 1 mg 1 मिलीग्राम थोड़ा छोटा होता है, वैसे आप देखे होंगे कि जब सोनार के पास जाते हैं तो हम करीब mg में ही बात करते हैं कि 10 mg 100 mg का हमें बनवाना है, तो 1 mg मान लो। नेक्स्ट हम छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लेते हैं तो ये आ गया मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, h की वैल्यू 4 पाई m की वैल्यू, आप इसे रख दो, देखो क्या आता है। ये आ गया 10 टू द पावर -4, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अब हमें बताओ कि 10 टू द पावर -4 बड़ा है या 10 टू द पावर -28 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? सर 10 to the power -4। 10 टू द पावर -4। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। यस सर। चलो अब अगर हम मान लेते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी किस रेंज की होती है, अब बताओ इसकी वेलोसिटी किस रेंज की होती है? ओ सॉरी, पोजीशन। यहां से देख लो, चलो कंफ्यूज हो रहे हो, आगे मैं थोड़ी देर में बताता हूं। देखो, देयरफॉर मींस दैट इफ वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10 टू द पावर -8 मीटर, अगर हम मान लेते हैं कि चलो इसकी हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और इसको हम सेज कह लेते हैं, मान भी लेते हैं कि चलो इसमें 10 टू द पावर -8 मीटर का क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसके पोजीशन में अगर हम इतना भी सपोज कर लें, देन व्हाट इज हैपनिंग, सबसे बड़ी बात यहां पे आ गई। देखो, जब हम इसकी वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू मान लेते हैं कि 10 टू द पावर -8 मीटर है, क्योंकि बहुत छोटा है तो इस रेंज में हो सकता है। अब इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर करो, ये इसके नीचे आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -8, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4। इसका मतलब अब ये जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी, वो कितना आएगी, 10 टू द पावर +4। 10 टू द पावर +4 का मतलब समझते हो, 10 किलोमीटर, यस सर। 10 किलोमीटर का गैप बताएगा। तो ये जो वैल्यू आई 10 टू द पावर +4, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 10 टू द पावर +4 मीटर, इसका मतलब 10 पे 4 0, मतलब
10 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। इसको हम समराइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो, if therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability। अब हम जो बात कर रहे थे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वस टू या इक्वल टू एच अपान 4πm, इसको अब प्रिसाइजली ये कहा जाएगा कि देखो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो जो रिजल्ट होगा, अब हम उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है, 10⁻+4 आ रही है। तो सारे के सारे रिजल्ट को हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि यही होगा। अगर हम सर्टेनली नहीं कह सकते तो हम उस रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विल बी गवर्न इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो, यहीं से आपको थोड़ा सा अनुमान लग गया होगा कि क्लास 10 में आपने पढ़ा है, जैसे एक बैग है, उसमें 10 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप पिक करें तो व्हाइट बॉल आए। ये सब आपने किया है। प्रोबेबिलिटी से इसका आंसर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे आपके 10 + 15, पॉसिबल कितने हैं? 5। तो 5 अपान आप 15 करते हो तो कहते हो 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 बार आप पिक करो, 3 बार में से 1 बार आपके पास चांस होगा कि व्हाइट बॉल बाहर आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ना कि 3 में से 1 बार आएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है, उस मॉडल के सारे रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करके देखते हैं, यहां से कुछ और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये बहुत मायने रखा। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम 2.1 की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम को थॉरली पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, प्रॉब्लम को थोड़ा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप समझो, माइक्रोस्कोप लगा के हम लोकेट करना चाह रहे हैं। लोकेट का मतलब पोजीशन, डेल्टा एक्स, ठीक है। एन एटम विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? अब हमने क्या किया कि नेकेड आई के जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से मेजर करें और इसमें इतने की अनसर्टेनिटी हो, अब ये अनसर्टेनिटी बहुत कम है पोजीशन में, देन इन दिस केस व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये प्रॉब्लम भी देखो बहुत कुछ कहेगा, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम भी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि आप इससे कुछ समझ सको, ठीक है। तो आपको बेसिक फार्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू, या फिर डेल्टा एक्स इंटू एम, या एम को इधर ट्रांसफर कर दो, 4πm हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को बस हमें इम्प्लाई करना है। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में हाउ मच मीटर? 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को हम क्या करेंगे? 0.1 एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने पढ़ा रखा है, पिछली वीडियोज में भी मिल जाएगा चैप्टर 1 के, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगाओ वेलोसिटी का डायरेक्ट। h की वैल्यू 6.062 × 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा एक्स दे रखा है 0.1 नैनोमीटर में, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये मैं बार बार बता रहा था शुरुआत से कि आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो। जब इसे आप सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करोगे, तो वैल्यू क्या आएगी? अब उसे इंटरेस्टिंगली देखो, 10⁻6। आगे का देखो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाने के पर्पज से कर रहे हैं। तो ये तो रिजल्ट है, जो आप सॉल्व करोगे वो आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज कर दी जाती है क्वेश्चन में तो आंसर भी चेंज हो जाएगा।
लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट इन ऑर्डर 10 रेज टू द पावर 6? इसका मतलब वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी होगी? 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब 10 पे 6 जीरो बनाओ, इसका मतलब हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। क्लियर? ये बहुत ही बड़ी वैल्यू। चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करके देखते हैं जिसमें अब तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया इस प्रॉब्लम में, अब यहाँ पे एक मैसिव बॉल ले लेते हैं जिसका मास 40 किलोग्राम, ठीक है, गोल्फ की बॉल, बड़ी सी बॉल ले लेते हैं, तो इसका मास 40 ग्राम, 40 ग्राम की बॉल। इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा है देन अनसर्टेनिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उस केस में अनसर्टेनिटी कितनी है। और ये प्रॉब्लम भी ना एक तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सिग्निफाई भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मास दे रखा है, स्पीड आपको पता है कि गोल्फ की बॉल कितनी स्पीड से जा सकती है, ये आपकी कार कितनी स्पीड से जा सकती है, 100 200, इससे ज्यादा तो कार की स्पीड नहीं होती। गोल्फ की बॉल 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी अप 2% की एक्यूरेसी भी है। अब 2% से हम देख लेंगे कितना कम ज्यादा हो सकता है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अनसर्टेनिटी इसने पहले ही बता दिया कि 2% का है, तो हम 45 का 2% निकाल लें। 45 का 2% कितना होगा? 45, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन छूट गया है, 45 इंटू 2/100, ठीक है, 0.9 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी को पुट कर दो इक्वेशन में, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अब डेल्टा वी जो इधर वाला यहाँ पे डेल्टा वी है, ठीक है, इसको हम इधर ले आ लेंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा h/4πm डेल्टा वी। क्लियर? तो यहाँ से इस तरीके से आप इस फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h 6.062, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास 40 ग्राम दे रखा है, डेल्टा वी अभी आपने निकाला ये। अब देखो मास किलोग्राम में नहीं था, तो एमकेएस सिस्टम जब आप अप्लाई करते हो मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो आप यहाँ पे याद रखना है कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये 40 ग्राम दे रखा है, तो 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चैप्टर 1 में मैंने आपको कन्वर्जन्स बता रखे हैं, ठीक है। यहाँ से आप चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हो। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 रेज़ टू द पावर -33 आ रहा है। अब जितना भी 10 की पावर माइनस में अगर वैल्यू बढ़ती है ना, ये 33, अभी आपने कहा भी था कि 10 रेज़ टू द पावर 8 बड़ा है, 10 रेज़ टू द पावर -28 बहुत छोटा है। तो जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे माइनस में, वो क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कहें कि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम मास बढ़ाते जा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, ठीक है। यही सिग्निफिकेंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक कंपैरिजन भी मेड कर रखा है। कंपैरिजन क्या किया है? ये कह रहा है कि दिस इज नियरली 10 रेज़ टू द पावर 18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। तो टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर के रेंज का है। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दो 10 रेज़ टू द पावर -33 से, तो आप इसे कट कर दो, 33 में से 15 घटा दो, ये हो जाएगा 18, ये माइनस का 18 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18, 10 रेज़ टू द पावर प्लस का 18, यहाँ से ये वैल्यू दी गई है कि इतने टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now, the next topic is reason for the failure of बोहर मॉडल। अब हम ये बात करते हैं कि बोहर मॉडल में क्या कमियां रह गई, क्योंकि आपने थोड़ा ज़्यादा कुछ जान लिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस चीज़ पे बेस्ड है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, तब आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। वैसे हम ये बात कर चुके हैं कि बोहर मॉडल क्यों फेल किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर बोहर मॉडल
चलो मैं ही बता देता हूँ, इसमें रीड आउट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बता देते हैं, थोड़ा भी रीड आउट नहीं करेंगे। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि डी ब्रोगलाई ने रिलेट किया कि जैसे ही मास, अगर मास को बहुत छोटा करते जाओगे तो वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी, मीन्स वेव करेक्टर बड़ा होता जाएगा, वेव करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेव करेक्टर मोर हो जाएगा। इस केस में आप सोचो कि अगर हम कोई इक्वेशन, जिस इक्वेशन को लेके चल रहे थे, अगर वो पार्टिकल बेस्ड हो, पार्टिकल नेचर को फोकस करके चल रहा हो, तो जो आपकी कैलकुलेशंस होगी ना वो रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। इस केस में हमें क्या चाहिए कि हमें कोई ऐसा वेव इक्वेशन लेना है जो प्योरली या फिर मोस्ट ऑफ द केस में वेव इक्वेशन की तरह बिहेव करे, ठीक है, वेव इक्वेशन। तो हम आगे देखेंगे कि हम एक वेव इक्वेशन लेंगे, उसे हम बार बार लिखेंगे साई, दिस इज नोन एज साई, दिस इज अगेन ग्रीक लेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्रीक नोटेशंस हैं, वो वहां से लिए गए हैं क्योंकि साइंटिस्ट उधर ही के थे, जर्मनी और फ्रांस एटसेट्रा के, तो उन्होंने जो नोटेशंस यूज किया है, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे साई, इसे हम कहेंगे दिस इज द वेव इक्वेशन, ठीक है, ये वेव इक्वेशन है। सेकेंड, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अगर हम देखें तो हाइजेनबर्ग की बात कर रहे थे, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा कर देते हैं, इसको अगर बहुत छोटा कर देते हैं, तो ये इसमें वेव करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और वेव करेक्टर ज्यादा होने से जो पोजीशन की हम बात कर रहे थे अभी तक, जो हम रेडियस निकाल रहे थे, वो सारे रिजल्ट हम सर्टेनिटी में बात नहीं कर सकते। सर्टेनिटी में बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है। अनसर्टेनिटी, अभी आपने देखा कि अनसर्टेनिटी 10⁸, 10⁴ के आर्डर की आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो हमें जो रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट्स को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहो कि ये 2-3 पॉइंट्स जो थे वो बोहर मॉडल को फेल कर गए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कंट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बातें मैंने बता दी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जिसमें आपने डी ब्रोगली का इक्वेशन देखा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों चीजें हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इरविन श्रोडिंगर का इंट्रोडक्शन है। ये जब मैं क्वांटम, ये मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो इन ये जो बोहर मॉडल में कमियां रह गई थी, इस बोहर मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, इस ड्रॉबैक्स को नेक्स्ट मॉडल में एक्सटेंड करके एक और साइंटिस्ट आए, सोमरफील्ड। एक आप पढ़ोगे सोमरफील्ड मॉडल, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बोहर के बाद एक और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आया था, उसके बाद जो फाइनल मॉडल आया दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हम मेनली हम फोकस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।